नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं जिस विषय पर व्याख्यान देने जा रही हूँ वह है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत ये स्पेशली बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के जितने भी संबद्ध महाविद्यालय हैं, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में इस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। वर्तमान में जैसा आप सबको मालूम है कि राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा जनता के विभिन्न हित ने सरकार के कार्यों को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि शक्तियों का विभाजन सरकार के अंगों में करना अनिवार्य प्रतीत होने लगा है। सरकार में शक्तियों का विभाजन का मुख्य आधार क्या है? सरकार में शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है वो उनके कार्यों के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। रही बात सरकार के अंग कौन कौन से हैं, तो सरकार के अंग जैसा आप सबको मालूम है कि इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानमंडल जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका कानून का प्रवर्तन करती है और न्यायपालिका कानून के अनुसार निर्णय देना व नियमों की व्याख्या करने का कार्य करता है। आगे हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या अर्थ है। जैसा कि आपको पूर्व में ही मैंने बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं और इन 3 कार्यों के आधार पर ही उनकी शक्तियों को विभाजित किया जाता है, उनकी शक्तियों को बांटा जाता है। इसके बावजूद भी यह देखा जाता है कि तीनों अंगों में एक प्रकार की संबंध उसमें उनके मध्य पाया जाता है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। परंतु कुछ लेखकों का, विशेषकर मॉन्टेस्क्यू का यह विचार है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग रह करके कार्य करें। इन लेखकों ने जिसके लिए जिस सिद्धांत को निर्मित किया उसी को ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है सरकार का प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित रहे और एक अंग दूसरे अंग से स्वतंत्र होकर के कार्य करे, अर्थात किसी भी अंग का किसी के भी कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न हो। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका कभी भी कानून का निर्माण नहीं करेगी और न ही निर्णय करेगी। वहीं विधानपालिका भी अपने निर्मित कानूनों को कभी लागू नहीं करेगी और न ही व्यक्तिगत मामलों में निर्णय करेगी। न्यायपालिका कभी कानून निर्माण नहीं करेगी। इस तरह से शक्तियां जो है वो इन अंगों पे बटी हुई है। रही बात इसके इतिहास का, जैसा आप सब जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा समर्थन जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। पर इसके अलावा भी जब हम इतिहास में दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सरकार के 3 कार्यों का वर्णन किया: विचारशील, दंडाधिकारी और न्यायिक। पॉलीबियस ने भी रोमन सरकार में शक्तियों के संतुलन की प्रशंसा की और सरकार के 3 अंगों पर बल दिया: सीनेट, कोसज, ट्रिब्यून। सीसरो ने भी कहा कि शक्तियों के संतुलन का महत्व शासन व्यवस्था में है। बोधा ने भी 15वीं शताब्दी में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया कि राजा को न्यायिक शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करना चाहिए, अतः बोधा ने भी न्याय की स्वतंत्रता पर बल दिया। रही बात मॉन्टेस्क्यू, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य समर्थक, जिसने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इस सिद्धांत को बतलाया था। यह एक फ्रांसीसी लेखक थे जिसने इस सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि सन 1748 में प्रकाशित हुई थी। मॉन्टेस्क्यू जो थे उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था। उसका कहना था, मैं राज्य हूँ, आई एम स्टेट। और इसके ऐसे कहने का अभिप्राय था कि शासन की शक्तियां मेरे हाथों में है। इस तरह से एक तरह से वह निरंकुश शासक ही था। उसके मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून होते थे और वहां नागरिकों को किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जब सन 1726 में मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड गए, उसने वहां देखा कि यहाँ के नागरिकों को तो पूर्ण प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने वहां के शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और इस परिणाम तक पहुंचे कि इंग्लैंड में शक्तियों के विभाजन के कारण ही वहां के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि इसके विपरीत फ्रांस में शक्तियों का केंद्रीकरण देखा गया।
अतः मॉन्टेस्क्यू इस परिणाम पर पहुंचे कि नागरिकों को यदि स्वतंत्रता देना है तो इसका अभिप्राय यह है कि शक्तियों का विभाजन करना अनिवार्य है, और इस तरह से उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। अब इस सिद्धांत का प्रभाव कहाँ पर पड़ा? शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत का प्रभाव विशेषकर फ्रांस में और अमेरिका में दिखाई देता है। उस समय फ्रांस की क्रांति को भी काफी प्रोत्साहन मिला, और क्रांति के पश्चात जब अधिकारों की घोषणा की गई तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि वह संविधान नहीं जहां शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। अमेरिका ने भी इस सिद्धांत को विशेष सम्मान दिया। मेडिसन ने विधायिनी, कार्यपालिका तथा न्यायिक शक्तियों के केंद्रीकरण यदि होता है तो उसको अत्याचार की परिभाषा दी। फिलाडेल्फिया में जब अमेरिका का संविधान बनाया गया तब भी शक्ति के पृथक्करण को ही आधार बनाया गया। न केवल अमेरिका, इसके अतिरिक्त मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा चिली और वर्तमान समय भारत आदि ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में इस सिद्धांत को किसी न किसी रूप में अपनाया है। जहां इस सिद्धांत के बहुत अधिक समर्थक भी हैं, वहां पर बहुत से ऐसे लेखक हैं, ऐसे विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना भी की। आइए हम देखते हैं कि उन्होंने किन किन बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना प्रस्तुत की। सबसे पहला है, तीन पक्षीय पृथक्करण त्रुटिपूर्ण है। तीन पक्षी का आशय ऐसे विचारक में गुडनाउ हैं, जैक्सन हैं, पावेल है, वो ये जो मानते हैं कि सरकार के केवल दो ही कार्य हैं। पहला कार्य राज्य की इच्छा का निर्माण करना और उसकी व्याख्या करना, और उसी इच्छा को लागू करना। इस प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ही दो महत्वपूर्ण अंग हैं। तीसरा अंग जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका का ही एक हिस्सा ये मानते हैं। तो इस प्रकार से तीन पक्षीय पृथक्करण जो है वो त्रुटिपूर्ण है। दूसरा, वो ये भी कहते हैं कि पूर्णतः पृथक्करण संभव नहीं है, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारा राज्य के ये अंग, शासन के ये अंग एक शरीर के अंग की तरह है। जिस प्रकार शरीर के किसी भी अंग को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सरकार में भी इन अंगों को अलग करके उनकी शक्तियों को बांटा नहीं जा सकता, इसलिए पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। यह सिद्धांत व्यवहारिक भी नहीं है और न ही व्यवहारिक वांछनीय भी नहीं है। क्यों? यदि इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो सरकार के अंगों में गतिरोध उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आगे वो कहते हैं कि सरकार के अंग पूर्णतः एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको हम विच्छेद नहीं कर सकते, उसको हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के सरकार में सभी अंग मिलजुल करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत से समर्थक कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, पर यहाँ पर आलोचक कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का पृथक्करण करना क्यों अनिवार्य है। शक्ति पृथक्करण के करे बिना भी हम व्यक्ति को स्वतंत्रता दे सकते हैं। इसके लिए सरकार ऐसी नीतियां बनाए, निष्पक्ष न्यायपालिका है जो उनके व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करता है। फिर वो कहते हैं कि यदि ये न्याय विभाग को भी भ्रष्टाचार की ओर ले जा सकता है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा किया जाता है, और यदि हम इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को यदि मान लेते हैं तो न्यायपालिका का भी निर्वाचन करना पड़ेगा, जबकि वर्तमान समय में अधिकतर देशों में निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। यह सिद्धांत खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि यदि ये सभी अंगों की स्वतंत्रता पर जोर देता है। यदि एक अंग दूसरे अंग से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होगी, जिससे एक दूषित व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। इसलिए भी यह सिद्धांत खतरनाक है। साथ ही साथ अच्छे कानून का निर्माण भी इससे संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सहयोग से ही एक बेहतर कानून, एक अच्छे कानून का निर्माण होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्यपालिका ये बेहतर ढंग से जानती है कि जनता की इच्छाएं क्या है, जनता की आकांक्षाएं क्या है, जनता वर्तमान समय में किस प्रकार के कानून को चाहती है, और उसी के आधार पर एक श्रेष्ठ कानून का निर्माण संभव हो पाता है। लोकतंत्र के समर्थकों को भी बहुत ज्यादा आपत्ति है, इसलिए वो ये कहते हैं कि यह जो सिद्धांत है वो उस समय की उपज है जब पुलिस राज्य हुआ करते थे, पर वर्तमान समय में राज्यों ने लोक कल्याणकारी स्वरूप को धारण कर लिया है, और इसीलिए आज राज्यों के कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, और ऐसे समय में शक्तियों का बंटवारा करने या शक्ति को पृथक करना संभव नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि राजनीतिक दल के निर्माण ने भी इस सिद्धांत के महत्व को कम कर दिया। कैसे? क्योंकि आज के समय में विश्व के अधिकांश देशों ने
लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। और लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दलों पर आधारित होते हैं। राजनीतिक दल में जनता और उसके प्रतिनिधि से संपर्क स्थापित करते हैं। अगर एक ही राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण बन जाए तो ऐसी स्थिति में शक्ति संतुलन का अभिप्राय ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों ने भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को महत्व को कम कर दिया है। आगे सरकार के तीनों अंग निरंकुश बन जाएंगे यदि शक्तियों को बांट दिया जाए। और हम यह भी देखते हैं कि यहाँ पर सरकार के ये तीनों अंग समान नहीं है, इसलिए शक्ति का विभाजन कर पाना भी संभव नहीं है। रही बात आलोचना, क्या वास्तव में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कोई सार्थकता नहीं है? आइए हम तलाशते हैं ऐसे गुणों को जो इस सिद्धांत को महत्व प्रदान करते हैं। जैसे कि पहला वो कहता है कि उत्तरदायित्व की स्थापना में सुगमता आ जाएगी। जी हाँ, यदि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाए, शक्तियां अलग अलग हाथों में सौंपी जाए, तो ऐसे समय में यदि सरकार संबंधित अंग को उत्तरदायी ठहरा सकता है यदि उससे कोई गलती होती है। दूसरा, सरकार के काम में भी कुशलता आएगी, क्योंकि अगर शक्तियां बटी हुई है तो सभी श्रेष्ठ ढंग से काम करने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से श्रम विभाजन का सिद्धांत भी हम इस पर लागू कर सकते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के न्याय प्रदान कर सके। यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वह कार्यक्षेत्र में एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए स्वेच्छाचारिता और निरंकुशतावादी प्रवृत्ति पर भी रोक लगाता है। साथ ही साथ ये नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता की बेहतर ढंग से रक्षा करता है। तो इन आधार पर हम यह देखते हैं कि यह सिद्धांत जो है वह किसी भी संविधान के लिए महत्वपूर्ण या लाभकारी हो सकता है। निष्कर्ष तौर पर हम यही देखते हैं कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही वांछनीय है, क्योंकि शासन के विविध अंगों में पारस्परिक संबंध उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। जिन भी देशों ने अपने संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया है वो उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाए हैं। इंग्लैंड के समान ही भारत में भी संसदात्मक व्यवस्था है और इसीलिए यहाँ पर भी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। फाइनर का विचार था कि मॉन्टेस्क्यू भी स्वयं पूर्ण पृथक्करण नहीं चाहता था, उसका उद्देश्य तो केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना था। मॉन्टेस्क्यू की पर इस बात पे भी पूर्ण सच्चाई है कि जहां शक्तियों का केंद्रीकरण होगा वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट होगी, इसलिए शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, पर सरकार के अंगों में भी परस्पर सहयोग भी होना चाहिए। मैकाइवर ने ठीक ही कहा है कि समस्या का हल शक्ति पृथक्करण नहीं है, वरन तीनों अंगों में इस ढंग से संबंध स्थापित करना है कि उत्तरदायित्व का योग्यता से संबंध विच्छेद न हो जाए। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के एक नवीन रूप को देश के बहुत से संविधानों ने ग्रहण किया है, अपनाया है, जिसे कि हम नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत क्या है, इसको हम अपने आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।